हेलो एवरीवन, मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार और सलाम करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होगे, फिट एंड फाइन होगे, स्टडी अच्छी चल रही होगी। ना पूछो मुझसे मंजिल मेरी कहां है, ना पूछो मुझसे मंजिल मेरी कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा मैं हार आखिरी दम तक, ये किसी और से नहीं केवल खुद से वादा किया है। तो केवल खुद से वादा ही हमें आगे ले जा पाता है, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही होगी और आज इस रेस को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इस पूरे रेस की आज पहली क्लास है जो कि आपके सीएचएसएल तक जाएगी और सीएचएसएल तक आपको इसका बहुत फायदा मिलने वाला है। आप सभी को पता है कि आप लोगों ने पिछले सीएचएसएल में इसका फायदा उठाया, कई सारे सिलेक्ट हुए, कई सारे लोगों को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उम्मीद है इस बार और ज्यादा लोगों को कामयाबी मिलेगी। मेरी आवाज तो क्लियर है, आप सभी तक पहुंच रही है मेरी आवाज? आई एम प्रॉपरली ऑडिबल टू ऑल? बताइए जल्दी से, आवाज मेरी क्लियर है, आप सभी तक पहुंच रही है? ऐसा क्यों लग रहा है कि बिल्कुल मैं नीला नीला हो गया हूं? देखो जरा, ये स्लाइड का खेल है या मैं ही नीला नीला लग रहा हूं? एक मिनट रुको, बस स्टार्ट कर रहा हूं। धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी को, प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ठीक है, वो स्लाइड का ही, एक्चुअली स्लाइड की ही दिक्कत है। चलो कोई नहीं, टॉपिक पे आते हैं, शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो है क्या कि कई सारे अभी बुद्धिजीवी आके बोलने लगेंगे कि सर ये तो करवा चुके हैं, सर इंडस वैली सिविलाइजेशन तो हम पढ़ चुके हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन रिपीट हो रहा है। तो भाई पहली बात तो करने क्या आ रहे हो? दूसरी चीज, यार खाना डेली खाते हो ना, एक दिन खा के भूख तो मिट नहीं जाती है। शाम को खाना खाते हो, सुबह फिर तुम्हें खाना चाहिए, फिर शाम को खाना चाहिए। तो ऐसे ही जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता ना, तब तक आपको हर चीज गो थ्रू करनी पड़ती है। अगर आप जब से ये सोचने वाले बुद्धिजीवी बन गए ना, वहीं से आपका सिलेक्शन रुकने लगता है। आप रेस में अपने आप को स्लो कर देते हो, बाकी सब आगे निकल जाते हैं धीमे धीमे सब कुछ पढ़ते हुए। तो ध्यान देना, क्योंकि मैंने ये सारे टॉपिक को सोच समझ के ही डाले हुए हैं इस पूरे सर्कुलर में। हर एक टॉपिक, हर एक क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो हर एक क्लास को छोड़ना मत। मैं तो यहां पे खड़ा ही हूं, बाकी आपकी मर्जी है, आप उधर कितनी देर टिके रहते हो। ओके, आज की क्लास बहुत बड़ी नहीं होने वाली है क्योंकि टॉपिक भी बहुत बड़ा नहीं है। मैं कोर इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करूंगा और सीधे साइट्स की बात करूंगा। जो मैं प्लस में पढ़ाता हूं वो तो एक बहुत वास्ट चीज है जिसको मैं पढ़ाता हूं, साथ में मैं वहां पे बहुत सारी चीजें पढ़ाता हूं, लेकिन यहां पर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो सटीक सीधा सीधा आईवीसी पढ़ा रहा हूं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लो कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारी है क्या और कहां से कहां तक है, इसकी रेंज समझो पहले। ये भारत का मानचित्र आप सभी देख रहे हो कि हमारा देश कितना खूबसूरत है, हम लोग इसको पहचान सकते हैं। पूरे वर्ल्ड मैप में सबसे पहले अगर हमें कुछ दिखता है तो वो हमारा देश ही दिखता है। सबसे पहले यह समझो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता है क्या और क्यों इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया। इस पर बात यह आती है कि आप यहां से देखोगे तो एक नदी बहती है और यह नदी माउंट कैलाश से होती हुई ऊपर से ऐसे आके और ऐसे आकर ऐसे नदी गिर जाती है। कहां पर? अरेबियन ओशियन में आके गिर जाती है। इसी नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में हम लोग इसको इंडस वैली बोलते हैं, या फिर सॉरी इंडस रिवर हम लोग बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग इसी को सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? सिंधु नदी। जब यहां पर ग्रीक्स आए थे, देखो हम भारतीय इसको सिंधु नदी बोलते थे, लेकिन जब यहां पर ग्रीक्स आए, ग्रीक्स इधर से आते थे, ग्रीक कंट्रीज ये है भैया, तो इधर से जब ग्रीक्स आए यहां पर हमारे देश में व्यापार करने के लिए, तो इन्होंने इस नदी को, पता है क्या बोला? इस नदी को इन्होंने इंडस बोल दिया। तब से इंडस रिवर कहलाने लगी भैया, ठीक है? तो भाई साहब ये जो इंडस रिवर है ये क्या है कि उस टाइम पर तो हमारा भारत ऐसा नहीं हुआ करता था। उस टाइम पर हमारा भारत पूरा यहां पर अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। अभी अगर हम बात करें तो यहां पर एक कंट्री है पी से पिशाचपुरी, जिसको पाकिस्तान के नाम से आप जानते हो, मैं उसको पिशाचपुरी बोलता हूं। देखो है क्या ना, हमारे भारत के दोनों तरफ एक बड़े बढ़िया बढ़िया नाम है। पी फॉर इधर पिशाचपुरी और इधर सी फॉर चंडालपुरी। तो पिशाचपुरी और चंडालपुरी पूरी दुनिया में ये देश है जिनको हमसे दिक्कत रहती है, ठीक है? बाकी पूरी दुनिया में आप मैप उठा के देख लो, किसी भी कंट्री को हमसे दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पिशाचपुरी चंडालपुरी ये दोनों ऐसे हैं कि इनको हम ही से दिक्कत होती है। और जाहिर सी बात है ये दोनों हमारे चिपके हुए बिल्कुल पड़ोसी हैं। तो खैर पहले ये हमारा, अभी भी हमारा ये लड़का है, लेकिन पहले इसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, पहले उसका जन्म नहीं हुआ था। तो भारत जो था यहां तक फैला हुआ था।
अब जो लोग आते थे वहां से व्यापार करने के लिए, दो लोग बेसिकली वेस्ट से आते थे व्यापार करने के लिए। एक तो ये आते थे, यहां पर एक देश है जिसको ईरान के नाम से आप लोग जानते हो, क्या बोलते हो? ईरान। आज की डेट में हम लोग इसे ईरान बोलते हैं, उस टाइम पर हम लोग इसको फारस के नाम से जानते थे। बात आ रही है समझ? और फारस से भी पहले इसको एक नाम से जाना जाता था जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? मेसोपोटामिया। तो भैया ये मेसोपोटामियन पीपल यहां पर आया करते थे हमारे देश में। ये आते थे नीचे से इधर की तरफ, वैसे इसको और नीचे बनाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे ये इधर की तरफ आते थे, और ये लोग इधर, ग्रीक पर्सन भी आते थे इधर, ये हमारे देश में आते थे बेसिकली मसाले खरीदने और भी कई सारी चीजें। लेकिन बाद में इनकी नीयत बिगड़ने लगी, यहां का सोना चांदी हीरे जवाहरात देख के, तो बाद में इन लोगों ने अटैक वटैक करना शुरू कर दिया। कल की जो क्लास होगी उसमें मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, क्योंकि कल मैं आपको अर्लियर मिडविल पढ़ाने वाला हूं, तो वहां पर आपको बताऊंगा कि कैसे ये सब आए यहां पर, और यहां पर इन्होंने उत्पात मचा के रखा एकदम। लेकिन है क्या कि अभी सब कुछ शांति से चल रहा है। देखो जब ये आते थे तो इनके लिए क्या होता था कि ये जो इंडस नदी होती थी ये एक पड़ाव की तरह होती थी। पड़ाव की तरह का मतलब जैसे हम लोग कहीं पर जाते हैं, जैसे मैं आपको अगर दिल्ली में बुलाऊंगा तो मैं आपको दिल्ली में बोलूंगा कि भैया सीपी में आ जाना नेशनल फ्लैग के सामने, ठीक है? तो सीपी में जो नेशनल फ्लैग है हमारा, वो एक बेहतरीन स्पॉट है जिसको कि लोग ऐसे ही बोल देते हैं कि हाँ दिल्ली में इस जगह पर मिलेंगे, या फिर दिल्ली में जंतर मंतर पार्क में मिलेंगे, या फिर दिल्ली में फला जगह पर मिलेंगे, ठीक है, या फिर पटना में इस जगह पर मिलेंगे। तो उसी तरीके से ये सब जब यहां पर आया करते थे तो ये लोग हजारों की तादाद में उधर से व्यापारी आया करते थे। इनके लिए सिंधु नदी पड़ाव हुआ करती थी। ये लोग भी क्या बोलते थे भैया कि सिंधु नदी के पड़ाव पर मिलेंगे, क्योंकि इनके लिए सिंधु नदी ये पड़ाव होता था कि जैसे ही हमने सिंधु नदी को क्रॉस किया तो तुरंत हम आ गए कोर भारत में, पूरे तरीके से हम भारत में आ गए। या फिर ये लोग इसको इस तरीके से आइडेंटिफाई करते थे कि हमें तब तक चलते रहना है फला दिशा में, ईस्ट की तरफ तब तक चलते रहना है जब तक हमें सिंधु नदी ना मिल जाए। जैसे ही सिंधु नदी मिल जाएगी मतलब भारत आ गया, ठीक है? तो सिंधु नदी की इंपॉर्टेंस आप देखो कितनी ज्यादा थी उस टाइम पे। तो यहां पर क्या था कि ये जो इंडस रिवर बह रही है, इंडस नदी के आसपास जितनी भी घाटियां हैं, जितने भी माउंटेन्स हैं, ठीक है, इन सभी को सिंधु घाटी के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि ये सिंधु नदी और सिंधु नदी के आसपास जो भी घाटी हैं, जो भी वैलीज हैं, जो भी माउंटेन है, उनको सिंधु घाटी के नाम से जाना जाने लगा। और सिंधु घाटी में रहने वाले हम लोग जो भारतीय, इनको ये जो बसा बसाया पूरा नगर था, इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन यह नगर इतने में केवल नहीं बसा था, यह नगर बहुत बड़ा हुआ करता था, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया। यह नगर कहां से कहां तक फैला था इसको समझो, इसकी सीमा रेखा समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। यह ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर सीधे यहां पर आ जाओ महाराष्ट्र तक, यहां पे जम्मू कश्मीर से शुरू हो रहा है नॉर्थ में, और नीचे आ जाओ सीधे महाराष्ट्र तक। और यहां पर आपको ईस्ट से शुरू करना है यहां से, और इसको खींचते हुए ले जाना है इस लाइन को ऐसे अफगानिस्तान तक। ये इसकी सीमा रेखा थी। मतलब कहने का कि अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये पूरा डायमंड शेप बना लेगा। ऐसे देखो, इसको ऐसे कर दो और इसको ऐसे कर दो, ये देखो इसने डायमंड शेप पूरा बना लिया। ये हुआ करती थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब कहने का कि ऊपर कुंडलवन, जिसको आज की डेट में आप कश्मीर के नाम से जानते हो, पहले इसको कुंडलवन बोलते थे। तो कश्मीर या कुंडलवन से लेकर नीचे महाराष्ट्र तक, और यहां पर ये आज की डेट में मेरठ कहलाता है। क्या कहलाता है? मेरठ कहलाता है। उत्तर प्रदेश वेस्ट में पड़ता है मेरठ, दिल्ली के पास ही पड़ता है, दिल्ली गाजियाबाद के पास। यहां पे एक नदी बहती है हिंडन रिवर। कौन सी नदी बहती है? हिंडन रिवर, गाजियाबाद में बहती है। इस नदी से स्टार्ट होके ये जो वेस्ट में जाके खत्म होता था, ये बलोचिस्तान में जाके खत्म होता था। बलोचिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे जाके खत्म होता था। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को यहां पर सीमा रेखा समझ आ गई होगी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कहां पे बसा हुआ था। अब देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब आपको मैं ये वाला मैप दिखाऊंगा, अब आप समझ जाओगे बड़ी आसानी से। यहां पर देखो, यहां पर ये जो हमारा छोटा सा मैप दिख रहा है, इसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। यहां से यहां तक हमने लाइन खींची, और इससे यहां से लेकर यहां तक ये फैली हुई है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। तो अगर हम नॉर्थ की बात करें तो ये जो नॉर्थ वाला पॉइंट है, ये नॉर्थ वाला पॉइंट हमारा ये है यहां पर जम्मू कश्मीर वाला। और ये जो नॉर्थ का पॉइंट है, इस जगह पर जेएनके में पर्टिकुलर जगह का नाम है मांडा। मांडा से नॉर्थ में हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। यहां पे नदी कौन सी बहती है? चिनाब नदी बहती है।
और ये जब साउथ में आ जाता है कहां तक, यहां तक, महाराष्ट्र तक, तो महाराष्ट्र में इस जगह को दायमाबाद के नाम से जाना जाता है। और हम सभी को पता है कि महाराष्ट्र में नासिक के पास से एक नदी निकलती है जिसको गोदावरी रिवर के नाम से हम लोग जानते हैं, और यह महाराष्ट्र का हिस्सा है। तो यह हो गया नॉर्थ से हमारा साउथ तक। अब इसी तरीके से ईस्ट से अगर वेस्ट तक की बात करें तो ईस्ट मतलब यह वाला हिस्सा देखिए, इसको आलमगीरपुर के नाम से तब जाना जाता था। पहले इसका आलमगीरपुर नाम था, उससे भी पहले यह आपका जो था, ये आपका पाटलिपुत्र का हिस्सा हुआ करता था। पाटलिपुत्र तो खैर आगे पड़ जाता है, लेकिन उस टाइम पर साम्राज्य काफी बड़े बड़े हुआ करते थे। तो यहां पर आलमगीरपुर, जिसको आज की डेट में आप मेरठ के नाम से जानते हो, यहां से स्टार्ट होता है। और यहां पे नदी अभी मैंने आपको बताई कौन सी बहती है, हिंडन रिवर बहती है। और ये अगर हम इसको इधर तक खींच दें तो यहां पर कहां पे, बलूचिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर तक, और नदी यहां पर कौन सी बहती है, दास्त रिवर बहती है। मतलब कहने का, मेरा बताने का यह मतलब है कि अब आपके सामने चारों कोने इंडस वैली सिविलाइजेशन के आ गए हैं। अगर आपसे कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछेगा, देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपसे पूछेगा उत्तर की तरफ से सिंधु घाटी सभ्यता कहां से शुरू होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, मांडा, ठीक है। या फिर आपसे पूछेगा कि दक्षिण में सिंधु घाटी सभ्यता कहां खत्म होती है, तो आपका आंसर क्या होगा, दायमाबाद। इसी तरीके से आपसे पूछेगा कि पूर्व की तरफ से जहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू होती है वहां पे कौन सी नदी है, तो आंसर क्या होगा, हिंडन नदी है, ठीक है। तो यहां पर आपको नदियां भी ध्यान रखनी है और पर्टिकुलर जगह के नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक चीज और आपको बता दूं, ये काफी कम लोगों को पता होता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो वर्टिकली कम रेंज में फैली हुई थी और हॉरिजॉन्टली ज्यादा रेंज में फैली हुई थी। वर्टिकली अगर हम इसकी दूरी की बात करें तो करीब 1400 किलोमीटर में ये फैली हुई थी ऐसे, और अगर हम हॉरिजॉन्टली इसकी बात करें, ईस्ट से वेस्ट की तरफ बात करें, तो 1600 किलोमीटर में फैली हुई थी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। ये मैंने ओवरव्यू दिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी को कोई समस्या तो नहीं है, बताइए जल्दी से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक इसके कई सारे नगरों की बात करेंगे। देखो जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो आप देख के समझ जाओ इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे नगर हुआ करते थे। हर एक नगर को अगर आप पढ़ने चलोगे ना तो फिर रात हो जाएगी और रात से सुबह भी हो जाएगी और अगला दिन भी निकल आएगा। कहने का मतलब यह है कि हमें हर एक इसकी साइट नहीं पढ़नी है, हमें स्मार्टली पढ़ना है कि एसएससी हमसे क्या पूछता है। एसएससी लगातार हमसे कुछ इसके इंपॉर्टेंट एक्सकेवेटेड जगह हैं, मतलब कुछ ऐसी जगह हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की जहां पर खुदाई करी गई है स्पेशली, उसके बारे में हमसे पूछता है। ऐसी जगहों के बारे में एसएससी नहीं पूछता कि भैया जिसको खोदा भी ना गया हो, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखो, यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज्यादातर जो हिस्से में खुदाई करी गई है वो ज्यादातर खुदाई वाला हिस्सा आपका ये पड़ जाता है, ये वाला हिस्सा ज्यादातर खुदाई वाला पड़ जाता है। मतलब कहने का यह है कि ज्यादातर अभी जो खुदाई वाला हिस्सा है वो पाकिस्तान की तरफ चला गया है, ठीक है। अभी बड़े कम हिस्से यहां पर हैं भारत में खुदाई वाले, लेकिन हां अभी क्या है भैया कि उनके पास पैसा ऐसा तो है नहीं, तो वो आगे उसके खुदाई कर नहीं रहे। हमारे देश में क्या है कि अभी भी खुदाई का काम चल रहा है दो जगहों पर। एक तो गुजरात में खुदाई का काम चल रहा है, लोथल के नाम से इसको उस टाइम पर जानते थे, और एक यहां पर हरियाणा में हिसार के पास काम चल रहा है खुदाई का, जिसमें लगातार गांव के गांव निकलते चले आ रहे हैं। तो हम लोगों के पास अगर देखा जाए विभाजन के बाद हम लोगों के पास काफी कम हिस्से आए थे, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने खुदाई जारी रखी और खनन जैसे जैसे हम लोग करते गए हमें गांव के गांव मिलते चले गए। लेकिन नो डाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो बड़ी कीमती चीजें मिली हुई है वो काफी कुछ उधर की तरफ चला गया है। तो चलिए देखते हैं कीमती चीजें क्या क्या थी। आपसे यहां पर क्वेश्चन 2 या 3 चीजों से केवल बनाता है। सिंपली आपको क्या ध्यान रखना है, हर एक साइट का नाम ध्यान रखना है और उस साइट की खुदाई कब करी गई, उस साइट की खुदाई किसने करवाई, किसकी देखरेख में, और तीसरी वहां पर नदी कौन सी बहती है, और चौथी चीज वहां पर हमें क्या चीजें मिली, ठीक है। देखो एक चीज और ध्यान रखना, ये जितनी भी अभी मैं आपको साइट बताऊंगा इन सभी साइटों में एक चीज तो कॉमन मिली हुई है कि हमें ग्रेनरी मिली हुई है, मतलब अनाज मिला हुआ है, खाने पीने के जो साक्ष्य हैं वो मिले हुए हैं, मतलब भूसा वगैरह मिला हुआ है। तो अगर भूसा हमें मिल रहा है तो भूसा किससे, धान से ही होता है ना। धान को जब आप छील देते हो तो वो भूसा बन जाता है जिसको गाय भैंस खाती है। तो भूसा अगर मिल रहा है इसका मतलब ग्रेनरी हुआ करती थी, अनाज हुआ करता था, तो उसको हमें कॉमन मान के चलना है, वो हर जगह मिला है। आपसे कभी अनाज के बारे में नहीं पूछता है क्योंकि वो हर जगह मिला है, उसके अलावा कुछ कीमती चीजें मिली हैं उनके बारे में पूछता है, ठीक है। बाकी यहां पे ये एक तरीके से बोल सकते हो कि ये हमारा ऐसा वक्त है कि हम लोग यहां पे जा नहीं सकते भैया, ठीक है, कि वरना फिर यहां पर भी जाके हम लोग देख के आते हैं, हमारा सौभाग्य होता।
कि वरना हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में ही देख पाते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदारो की साइट्स बेसिकली क्या है। बाकी अगर यहां पे बात करें तो उनको खनन वनन करने से कोई मतलब नहीं है। आपको पता ही है वहां पे क्या चल रहा है, पता ही है ना क्या चल रहा है वहां पे आजकल, नहीं तो मैं बता दूं, ये हमारी कार है, ये हम है, और ये हमारी पौड़ी हो रही है। कुछ दिन के बाद क्या करेंगे, ये हमारा बाथरूम है, ये हमारा कमोड है, और यहां पॉटी हो रही है। अगला चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली साइट है हमारी हड़प्पा। अब देखो हड़प्पा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले अगर किसी जगह की खुदाई हुई है तो वो हड़प्पा की हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, आवाज मेरी क्लियर है, आप सभी तक पहुंच रही है? बताइए विवेक मिश्रा, उमा, आवाज क्लियर है ना सभी को? बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहली हमारी साइट है हड़प्पा। हड़प्पा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सबसे पहले हमने इसकी खुदाई करी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया है, मैं यहां पर सीधे सीधे आपके लिए क्रीम कंटेंट लेकर आया हूं, इधर उधर की बातें आपको नहीं बताऊंगा। सीधी सी बात जो आपको ध्यान रखना है, आज की डेट में इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है मोंटगोमरी जिला, मोंटगोमरी डिस्ट्रिक्ट इसको बोलते हैं, जो कि पंजाब में पड़ता है। लेकिन कौन वाले पंजाब में? उधर वाले पंजाब में। एक पंजाब हमारी तरफ भी है, एक पंजाब पिसाजपुरी की तरफ भी है। तो पिसाजपुरी वाले पंजाब की तरफ ये पड़ता है हड़प्पा। और नदी यहां पर कौन सी बहती है? रावी नदी बहती है। और इसकी खुदाई कब करी गई थी? 1921 में करी गई थी। और इसके खननकर्ता कौन थे जिन्होंने इनकी खुदाई करवाई? इनका नाम है दयाराम साहनी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हड़प्पा की खुदाई जब हमने करी तो यहां पर हमें चीजें क्या क्या मिली? देखो ग्रेनरी कॉमन है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, अन्न का भंडार कॉमन है। इसके अलावा हमें क्या मिला? हमें यहां पर दफन किए हुए ताबूत मिले। अब आप पूछोगे ताबूत क्या होता है, तो मैं कहूंगा सेक्रेट गेम जाके देख लो, वहां पे गणेश गायतोंडे ने बताया था ताबूत क्या होता है। खैर, ताबूत वो होता है जिसमें मरे हुए लोगों को अंदर बंद करके दफनाया जाता है। पहले ममीज के लिए भी इसका यूज किया जाता था। ठीक है, तो यहां पर दफन किए हुए ताबूत हमें मिले हुए हैं, और ताबूत के अंदर एस्केलेटन मिले हुए हैं, मतलब कंकाल मिले हुए हैं ऐसे। ये बिल्कुल ये शुद्ध इमेजेस हैं, बिल्कुल वही इमेजेस हैं जो कि मिली हुई हैं। ठीक है, जो चीजें। इसके बाद महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता नगर हमें यहां पर मिला हुआ है, मतलब हड़प्पा की बात हो रही है, पूरा नगर का नगर यह हमें मिला हुआ है। साथ में यह पहला ऐसा शहर था जो कि खुदाई के दौरान निकला था। मतलब कहने का कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जितना भी जानते हैं वो सब यहीं से जानते हैं, इसी से हमने अपना काम शुरू किया, और इसका नाम हमने क्या रखा? हड़प्पा रखा। ठीक है, तो इसके बारे में सिर्फ आपको इतना जानना है, ऊपर की वो 3 डिटेल। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हड़प्पा से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मोहनजोदारो। इसके ऊपर ऋतिक रोशन साहब मूवी बना चुके हैं, काफी अच्छी मूवी थी। कुछ लोगों को बोरिंग लगी वो एक अलग बात है, लेकिन काफी कुछ दिखाने की कोशिश करी गई। मोहनजोदारो भी आज की डेट में कहां पर है? पंजाब के सिंध प्रांत में पड़ता है, वहां पर पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। और यहां पर नदी कौन सी बहती है? क्योंकि सिंध प्रांत में पड़ता है, इस वजह से नदी भी सिंधु नदी ही बहेगी वहां पर, मतलब इंडस रिवर बहती है। और इसकी खुदाई हड़प्पा के जस्ट अगले साल हुई थी 1922 में। और इसके एक्सकेवेटर कौन थे, मतलब जिन्होंने इसकी खुदाई कराई? इनका नाम है आर डी बनर्जी, या फिर राखाल दास बनर्जी के नाम से जाने जाते हैं। अब देखो यहां पर इंपॉर्टेंट चीजें हमें काफी मिली हुई हैं। पहली तो इंपॉर्टेंट चीज जो आप यहां पर देख पा रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं द ग्रेट बाथ, मतलब स्नानागार हमें मिला हुआ है। सबसे बड़ा स्नाना घाट पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। वैसे सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कई छोटे छोटे बाथ मिले हुए हैं, मतलब नहाने की जगह, लेकिन इससे बड़ा बात हमें नहीं मिला हुआ है। यह चीज हमें यह बताती है कि जो मोहनजोदारो शहर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यह सबसे ज्यादा संपन्न हुआ करता था। मतलब आज की डेट में जैसे आप बोलो कि भारत के अंदर दिल्ली और मुंबई हो गए, अमेरिका में अगर बोलो तो लास वेगास हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल हर फैसिलिटी से सुसज्जित हुआ करता था मोहनजोदारो। मोहनजोदारो से हमें चीज ही ऐसी मिली हुई है। अब देखो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये देखिए, ये स्टेयर्स आती हुई हमें दिख रही है, इधर से भी स्टेयर्स जाती हुई दिख रही है। अब जाहिर सी बात है यहां पे दंगल तो होता नहीं होगा, यहां पे ऐसा तो नहीं होता होगा कि राजा बैठ जाता होगा, और राजा बैठ रहा है तो फिर इधर से फिर क्यों बना दिया गया है? राजा का तख्त भी तो बना होना चाहिए, लेकिन केवल सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो पहले यहां पर लोगों को लगा कि भैया यहां पर क्या सभागार लगता था या दंगल वंगल हुआ करता था? नहीं, लेकिन जब इसको पूरा हमने खोदा तो पता लगा कि यहां से ड्रेनेज सिस्टम भी निकला हुआ है। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब पूरे के पूरा एक नाला काइंड ऑफ निकला हुआ है, पानी को निकालने के लिए भी। तो ये क्या है? ये द ग्रेट बाथ के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। यहां पर नहाने वगैरह के लिए इसको यूज किया जाता था। दूसरी चीज, यहां पर ग्रेट ग्रेनरी हमें मिली हुई है, मतलब अन्नागार मिला हुआ है। साथ में कांस की नृत्य करने वाली लड़की मिली हुई है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्रोंज डांसिंग गर्ल के नाम से जानते हैं। ये देखिए, ये हमें यहां पर मिली हुई है।
ये कांसे की हमें एक मूर्त मिली हुई है लड़की की डांस करती हुई, ठीक है। इससे हमें यह पता लगता है कि मोहनजोदारो शहर में ये सारी चीजें बड़ी कॉमन हुआ करती थी, नॉर्मल हुआ करती थी, या फिर जो राजा महाराजा हुआ करते थे उनको नृत्य वगैरह देखने का शौक रहा करता होगा, ठीक है। तो ये सब हम केवल आइडिया ही लगा सकते हैं। इसके बाद एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमें यहां पर दाढ़ी वाले आदमी का एक स्टैचू मिला हुआ है। जब भी आप देखोगे यूट्यूब पे अवेलेबल है काफी वीडियोस, तो आप देखोगे मोहनजोदारो में तो दाढ़ी वाला ये जो व्यक्ति है इसका स्टैचू मिला हुआ है, ठीक है। कई सारे लोगों ने इनको युग पुरुष भी बोला हुआ है, कई सारे लोगों ने हमारे प्रधानमंत्री से भी इसकी तुलना करी है, वो एक अलग बात है। लेकिन ध्यान रखना है, ये जो बियर्डेड मैन है, ये बियर्डेड मैन कहां मिला हुआ है? ये बियर्डेड मैन मिले हुए हैं मोहनजोदारो में। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, यहां पर टेराकोटा के खिलौने मिले हुए हैं। टेराकोटा के खिलौने का मतलब मिट्टी के बनाए हुए खिलौने मिले हुए हैं। इसका मतलब हमें क्या पता लग रहा है? यह पता लग रहा है कि मोहनजोदारो के अंदर इतनी संपन्नता थी कि लोग अपने बच्चों को खिलौने के संसाधन दिया करते थे, खेलने के लिए चीजों के संसाधन उनके पास थे। लोग खिलौने के तौर पर बेचा भी करते थे चीजों को, और अपने बच्चों को हर वो सामान मुहैया करा सकते थे जो कि उनका मनोरंजन करे। ओके, नेक्स्ट है, यहां पर एक हमें बुल सील मिली हुई है। देखो बुल सील क्या है? बुल सील का मतलब आज की डेट में, सील का मतलब क्या होता है? मोहर होती है। आज की डेट में जो मोहर होती है वो ऐसे लगती है, ऐसे लगा दी मोहर, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर जो मोहर चलती थी, जो हमें यहां पर मिली हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो बेलनाकार मोहर मिली हुई है यहां पर। मतलब कहने का कि ये है बेलन, ऐसे मान लो, ठीक है। और इसमें यहां पर नंबर्स लिखे होते थे, इसमें यहां पर अपनी लिखावट होती थी, और इसको शाही में डुबो के ऐसे कर दिया जाता था, ऐसे घुमा दिया जाता था पेपर के ऊपर, तो वो पूरी छपाई हो जाती थी। तो इसको बोलते हैं बुल सील, ठीक है। तो ये बुल सील कहां की टेक्नोलॉजी है? अगर आपसे पूछता है कि बुल सील जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिली है कहां की टेक्नोलॉजी है, तो आपका आंसर होगा ये मेसोपोटामिया की टेक्नोलॉजी है। मेसोपोटामिया मतलब फारस की तरफ से जो लोग भी आए थे वो इस तरीके की बुल सील लेकर आए हुए थे। साथ में हमें यहां पर पशुपति शील भी मिली हुई है, मतलब एक ऐसी मोहर भी मिली हुई है जिसमें लॉर्ड शिवा की इमेज अंकित है। बात आ रही है समझ? मतलब भोलेनाथ, महाकाल, लॉर्ड शिवा आप जिसको बोलते हो, उन्हीं का नाम है पशुपति। तो पशुपति की भी एक शील हमें मिली हुई है। इससे हमें यह पता लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग लॉर्ड शिवा को माना करते थे। लॉर्ड शिवा को मानने का प्रचलन तब से चला आ रहा है। इवन अभी तक हम लोग ये भी नहीं जान पाए कि लॉर्ड शिवा को कब से जानते हैं लोग, क्योंकि अभी आपने देखा, मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया था, करीब 6 महीने पहले आपने देखा दुनिया का सबसे पुराना शिवलिंग मिला हुआ है। तो एक अल्टीमेटली कहने का यह मतलब है कि आज तक हमें यह साक्ष्य मिल ही नहीं पाए कि लॉर्ड शिवा को लोग कब से मानते हैं। पुराने अनगिनत हमें कई सारे ऐसे साक्ष्य मिल चुके हैं कि जिसके तहत भी आज तक हम ये नहीं जान पाए कि रूट्स क्या है बेसिकली। इसके बाद मेसोपोटामियन प्रकार के 3 बेलनाकार सील हमें मिले हुए हैं। टोटल हमें यहां पर 3 बेलनाकार सील मिले हुए हैं, जिनको ऐसे बेलन की तरह चलाकर छपाई करी जाती थी। और बने हुए कपड़े का एक टुकड़ा मिला हुआ है, मतलब बुनाई किए हुए कपड़े का टुकड़ा मिला हुआ है। मतलब कहने का कि आप समझ लीजिए कि लोगों को यहां पर बुनाई वगैरह हर चीज की नॉलेज हुआ करती थी। बुने हुए कपड़े ये अभी के नहीं है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग इसके बारे में भरपूर जानते थे। तो ये सारी चीजों के देखते हुए ये एक अकेला ऐसा शहर हमें मिला हुआ है खुदाई के दौरान, जिससे हमें पता लगा कि यह सबसे ज्यादा संपन्न हुआ करता था। जैसे कि आज की डेट में कोई भी व्यक्ति है, वो चाहता है कि यार हमें नौकरी मिले तो दिल्ली में मिल जाए, या नौकरी हमें मिल जाए तो मुंबई में मिल जाए, क्योंकि यहां का लाइफस्टाइल दूसरा है, ठीक है। तो उसी तरीके से इस टाइम पर क्या हुआ करता था कि ज्यादातर लोग आकर्षित हुआ करते थे किधर की तरफ? मोहनजोदारो की तरफ आकर्षित हुआ करते थे, क्योंकि मोहनजोदारो में जो लाइफ थी वो काफी संपन्न हुआ करती थी, और मोस्ट अर्बन एरिया मोहनजोदारो हुआ करता था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली जो हमारी साइट है ये है चन्नूदरो। देखो ये जो चन्नूदरो साइट है, यहां पर हमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट मिली है, बट उससे पहले ध्यान रखो इसकी लोकेशन भी सिंध है, और सिंध कहां है? पाकिस्तान में है। तो सिंध है तो यहां पर सिंधु नदी ही बहेगी, और 1934 में इसकी खुदाई करी गई, और इसके खुदाई करने वाले खननकर्ता कौन थे? ये थे गोपाल मजूमदार। अब देखो यहां पर चीजें हमें क्या मिली हुई है। चन्नूदरो भैया एक ऐसी साइट हुआ करती थी जहां पर सबसे ज्यादा फैशन का सामान हमें मिला हुआ है। देखिए यहां पर हमें क्या क्या मिला हुआ है। पहली चीज तो हमें बेड मेकिंग फैक्ट्री मिली हुई है। बेड मेकिंग फैक्ट्री का मतलब वो मत समझ लेना ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्री जो अभी आती है, ब्रेड बटर लगा के जैम बटर लगा खा लिया, वो नहीं। बेड का मतलब क्या होता है? बेड का मतलब होता है मनका। क्या होता है? मनका। और मनका हम लोग किसको बोलते हैं? मनका बोलते हैं जब मोती में आप छेद करते हो, और मोती में जब तक छेद नहीं करोगे तब तक उसको आप हार की तरह कैसे पहनोगे गले में?
तो मोती में छेद करने का कारखाना हुआ करता था, मनके बनाने का कारखाना पहली चीज हमें यहां से मिली। दूसरी चीज यूज ऑफ लिपस्टिक हमें यहां पर मिला हुआ है, मतलब लिपस्टिक यहां पर मिली हुई है, जिससे हमें पता लगता है कि अब आप समझ जाइए कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोगों को फैशन का कितना क्रेज हुआ करता था। वो लिपस्टिक वगैरह सब लगाना जानते थे। लिपस्टिक के साथ हमें यहां से मिले हुए हैं। साथ में ब्लैक लाइनर मिला हुआ है, जिसका करीना कपूर ऐड करती है, आइकॉनिक काजल, ठीक है। तो आप देख रहे हो आई लाइनर भी यहां पे मिल रहा है, लिपस्टिक भी यहां पर मिल रही है, मन के बनाने का कारखाना भी मिल रहा है। ये सारी चीजें हमें यहां से मिल रही हैं भरपूर मात्रा में। और साथ में कंघी भी मिल रही है, साज सज्जा के लिए कंघी भी मिली है। जो कंघियां हमें यहां पर मिली हुई हैं वो दो तरीके की मिली हुई हैं। एक तो लकड़ी की कंघी मिली हुई है, ठीक है, जिसपे काफी अच्छी नक्काशी करी गई है। और साथ में जो यहां पर हमें मिला हुआ है, ये हाथी के दांत की बनी हुई कॉम्ब मिली हुई है। तो मतलब हाथी के दांत की भी कॉम्ब यूज करी जाती थी और लकड़ी की भी कंघी यूज करी जाती थी। इससे देखिए हमें एक और चीज पता लगती है, वहां पर कुछ लोग गरीब भी थे। जो गरीब लोग हुआ करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर, वो इसका यूज करते थे। और जो अमीर लोग हुआ करते थे, ठीक है, जो शानो शौकत के साथ बड़े राजवाड़े वाले हुआ करते थे, वो हाथी के दांत की कंघी यूज किया करते थे। मतलब आप देख रहे हो कि लेवल्स उस टाइम पर भी डिफाइंड थे कि हर आदमी को पता था कि कीमत किस चीज की है, कीमतों का उनका सही अंदाजा हुआ करता था, यूजेस का उनको सही अंदाजा हुआ करता था। हर एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि दे आर मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन। आज के और उस टाइम में बहुत ज्यादा ऐसा अंतर नहीं है, बस अंतर इतना है कि आज रोडें बन गई हैं, आज गाड़ियां हैं हमारे पास, और आज हमने कंक्रीट की बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी हैं। लेकिन अगर आप माइंड सेट की बात देखोगे तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा उनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था। तो आप देख के सोचोगे कि हाँ यार, ड्रेनेज सिस्टम उस टाइम पर वो कैसा सोच सकते थे। तो अल्टीमेटली चन्नूदरों में आपको ध्यान रखना है, जितने भी आपको साजो सज्जा का सामान मिला है, फैशन बेस्ड चीजें मिली हैं, वो सब चन्नूदरों से ही मिली हुई है। अगली जो आपकी यहां पर साइट है वो है रोपड़ साइट। रोपड़ पंजाब वाली लोकेशन पे है और यहां पर नदी कौन सी बहती है? सतलज रिवर बहती है। ध्यान रखिएगा, ये हमारा वाला पंजाब है, वैसे ये आधा आधा पंजाब है। बात आ रही है समझ? रोपड़ साइट में यहां पर नदी कौन सी बहती है? सतलज बहती है। और इसकी खुदाई 1953 से 55 के बीच में करी गई थी, ठीक है। और इसके खननकर्ता कौन है? यज्ञ दत्त शर्मा है। लेकिन ध्यान रखिए, हम लोग अपनी तरफ वाले की बात कर रहे हैं, क्योंकि आजादी के बाद इसकी खुदाई फिर करी गई है। साथ में यहां पर हमें फाइंडिंग्स क्या क्या मिली हुई है? यहां पर हमें ग्रेनरी वगैरह सारी नॉर्मल फाइंडिंग्स मिली हुई है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या मिली? बिल्कुल नई चीज भाई साहब। जब खोदा तो इंसान के अवशेष के साथ कुत्ते का अवशेष मिल गया। मतलब कहने का, जो स्केलेटन था, जो हमारा कंकाल तंत्र है वो था, तो जितने हमने कंकाल तंत्र यहां से निकाले हैं, सबके साथ कुत्ते का कंकाल तंत्र भी मिल जाता था। मतलब ये इंसान का कंकाल तंत्र और यहां पे साथ में कुत्ते का भी कंकाल तंत्र मिल जाता था। तो हमने कहा यार ये चीज क्या है यार, कुत्ते का कंकाल तंत्र हर जगह मिल रहा है, मतलब कुत्ता भी मर जाता था क्या एक इंसान के साथ? तब समझ आया कि नहीं यार, फिर एक चीज और समझ आने लगी। लोगों ने उस टाइम पर अंदाजा लगाया कि क्या कुत्ता हमारा दुश्मन हुआ करता था या फ्रेंड हुआ करता था। तो फिर हम लोगों ने एक चीज देखी, हम पीछे गए काफी हिस्ट्री में और हमने एक पैटर्न देखा कि जब भी इंसान मरता है तो इंसान के मरने के बाद जो क्रियाक्रम होता है, चाहे आप किसी भी धर्म में देख लो, उस टाइम पर हॉलिस्टिक चीजें उसके पास रखी जाती हैं। बात आ रही है समझ? या फिर उसकी पसंदीदा चीजें उसके पास रखी जाती है। क्लियर? तो अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि अगर कुत्ते को साथ में दफनाया जा रहा है, दैट मींस कि कुत्ता हमारा बहुत पहले से वफादार हुआ करता था और कुत्ता हमारा फ्रेंड हुआ करता था। यह क्वेश्चन आपसे पाषाण कालीन सभ्यता में पूछता है, मतलब स्टोन एज के टाइम से पूछता है कि इंसान का सबसे पहला दोस्त कौन सा जीव माना जाता है? तो आपको ध्यान रखना है, डॉग हमारा सबसे पुराना फ्रेंड है, कुत्ता। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कुत्ते के साक्ष्य हमेशा हमें इंसानों के कंकाल तंत्र के साथ देखने को मिले हुए हैं। ये देखिए, यहां पर ये इंसानी कंकाल तंत्र है और साथ में देखिए यहां पर कुत्ते का कंकाल तंत्र भी मिला हुआ है। ओके, एक चीज और आपने अगर यहां पर आप गौर कर पाओ तो ये देखिए कंकाल तंत्र है, यहां पर कुत्ते का कंकाल तंत्र है और ऊपर देखिए मटकी फूटी हुई रखी हुई है। इसी तरीके से दूसरे कंकाल तंत्र को अगर आप देखोगे तो यहां पर भी देखिए इंसान के सर के पास मटकी फूटी हुई है और कई सारे बर्तन फूटे हुए रखे हुए हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस टाइम पर भी हम लोग पूजा पाठ पर बिलीव किया करते थे लोग, और ये सारे जो रिचुअल्स हुआ करते थे, मंत्रोच्चारण, मंत्र वगैरह और क्रियाविधि जितनी भी हुआ करती थी, ये सब उस टाइम पर भी हुआ करती थी, क्योंकि हमेशा इंसान के कंकाल के साथ कई सारे ऐसे बर्तन मिले हुए हैं। ओके,
और साथ में कुत्ते का कंकाल तंत्र तो मिला ही हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो कुत्ते का कंकाल तंत्र हमें मिला हुआ है, बरीड ऑफ डॉग विद मैन, हमें ये जो साइट मिली हुई है ये रोपड़ से मिली हुई है और ये पंजाब लोकेशन में पड़ती है। इसके बाद अगली साइट पे हम लोग आ जाते हैं। अब देखो एक सवाल है, आप लोगों के दिमाग में एक सवाल होगा कि यार इंसान मर गया तो फिर कुत्ते को क्यों दफना देते थे। ठीक है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब उसको मार के दफना दिया जाता था या फिर इंसान जहां पे मर रहा है उसका डॉग भी जब मर जाता होगा तब वहीं पर उसके बराबर में खोद के उसको गाड़ दिया जाता होगा, कुछ भी हो सकता है उस टाइम पे। ठीक है, लेकिन आई एम श्योर कि ऐसा नहीं होगा कि कुत्ते को मार के भी दफना दिया, क्योंकि सोचो अगर कुत्ते को मार के भी अगर दफना देंगे तो फिर वो हॉलिस्टिक थिंग कहां रह गई। बात आ रही है समझ, फिर तो वो गलत हो गई ना चीज। और गलत चीज को कभी भी इंसान की जो आखिरी प्रक्रिया होती है, जो क्रियाक्रम होता है, उसके साथ कभी जोड़ा नहीं जाता है। तो आई एम श्योर ऐसा होता होगा कि इंसान मर गया तो उसका जो जानवर है, उस जानवर की जब भी मृत्यु हुई तो उसके बराबर में ही खोद के उसको गाड़ दिया गया, ऐसा होता होगा। इसके बाद आगे देखते हैं लोथल साइट। लोथल साइट हमारे भारत में ही पड़ती है और गुजरात के अहमदाबाद के पास पड़ती है। यहां पे नदी बहती है भोगवा और इसकी खुदाई 7 साल चली थी, 1955 से लेकर 1962 तक। और इसकी खुदाई किसने कराई थी? रंगनाथ राव के द्वारा कराई गई है। अब देखिए यहां पर भी हमें क्या क्या चीजें मिली हुई हैं। मनके बनाने का कारखाना हमें यहां पर भी मिला हुआ है। साथ में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डॉक यार्ड। डॉक यार्ड का मतलब समझते हो? जहां से जहाज आते जाते हैं, जहां से माल एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता है जहाजों के थ्रू, उसको बोलते हैं डॉक यार्ड। आज की डेट में आप जिसको पोर्ट बोलते हो। ठीक है, जैसे कोलकाता में हमारा पोर्ट है, गोवा में पोर्ट है, मुंबई में पोर्ट है। ठीक है, इस तरीके के जो पोर्ट हैं तो वही मतलब है यहां पर डॉक यार्ड। अब देखो यहीं से एक और क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में डॉक यार्ड हमें कौन सी साइट पे मिला है, तो आपका सिंपल आंसर होगा लोथल साइट पे हमें मिला हुआ है डॉक यार्ड। ठीक है, इसके बाद बटन सील हमें यहां से मिली हुई है। बटन सील का मतलब समझ रहे हो? बेलनाकार नहीं, बेलनाकार तो उधर हमें मोहनजोदारो में मिल चुकी है। बटन सील का मतलब जिसको आज हम यूज करते हैं, ऐसे ठप्पा मार दिया, वो बटन सील हमें यहां पर मिली हुई है। साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फायर अल्टर हमें मिली हुई है। अब ये देखो फायर अल्टर का मतलब क्या है? फायर अल्टर को हिंदी में बोलते हैं पूजा की बेदी या फिर आग की बेदी। आप लोग देखते हो ना जिसमें हवन किया जाता है, मंत्र पढ़ के स्वाहा किया जाता है, तो वो पूजा की बेदी में किया जाता है। ओके, या फिर आप शादी वादी देखते होगे तो उसमें मंडप में अग्नि के चारों ओर लोग फेरे लेते हैं, तो वो भी पूजा की बेदी ही होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिए पूजा की बेदी बनी हुई है। अगर आप देख पा रहे हो, नोटिस कर पा रहे हो, ये देखिए पूजा की बेदियां बनी हुई है, ये गोल सी पूजा की बेदी बनी हुई है। ठीक है, और ये एक बड़ा हवन कुंड बना हुआ है। इससे हमें यह पता लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर लोग बड़े बड़े पूजा पाठ भी करने वाले थे और बड़ी बड़ी क्रिया विधियां भी हुआ करती थी। मतलब लोग पूजा पाठ में बहुत ज्यादा बिलीव करते थे और लोगों को इस चीज का ज्ञान था, मंत्र वगैरह, वेदों वगैरह, इन सब का लोगों को ज्ञान हुआ करता था। अगली चीज जो यहां पर हमें मिली है वो मिली हुई है चित्रित जार। चित्रित जार का मतलब समझ रहे हो? जार यहां पर देखिए आप, ये देखिए इस तरीके के हमें जार मिले हुए हैं। बात आ रही है समझ? मतलब बर्तन मिले हुए हैं जिसमें चित्र किया हुआ है या फिर नक्काशी करी हुई है, तो ये सारे हमें जार यहां पर मिले हुए हैं। कहां पर? उसी साइट में जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग लोथल के नाम से जानते हैं। साथ में चावल की जल्द से जल्द खेती के बारे में हमें भी इस साइट से पता लगता है। मतलब पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें जौ मिला है, बाजरा मिला है, ठीक है, सारी चीजों के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन चावल के पहली बार साक्ष्य हमें लोथल साइट से देखने को मिले हैं। बात आ रही है समझ? इसके बाद हाथी दांत का सेट हमें मिला हुआ है। ये देखिए हाथी दांत का सेट। ये जो हाथी दांत का सेट है, जाहिर सी बात है हम सभी को पता है हाथी के दांत किस वजह से यूज किए जाते हैं। बच्चों के खिलौने बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। काफी टाइम पहले तक हाथी दांत के लोग आर्टिफिशियल अपने नेकलेस बनवाते थे। साथ में साजो सज्जा के जितने भी सामान है XYZ सब उसमें आ जाते हैं। साथ में कंघी यूज किया करते थे, वो भी हाथी दांत की बना करती थी। अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि हाथी दांत तब भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ करते थे और आज की तो डेट में ये बैन हो चुका है पूरे तरीके से, खैर। लेकिन हाँ, ये आम लोगों के बस की बात नहीं हुआ करती थी। ये केवल अमीर लोग ही इसका यूज कर पाते थे, अमीर लोग ही इसको वहन कर पाते थे। तो हाथी दांत का सेट मिलने का मतलब यह है भाई साहब कि ये सारी फैक्ट्रियां हुआ करती थी जहां पर मन का बनाया जाता था, वहीं पर हाथी दांत के खिलौने वगैरह भी, कंघी वगैरह भी, ये सारी चीजें बनाई जाती थी। तो लोथल में आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या ध्यान रखनी है? सबसे ज्यादा आपको बटन सील ध्यान रखनी है,
पूजा की वेदी आपको ध्यान रखनी है, और तीसरी चीज डॉकयार्ड ध्यान रखना है। ये तीन चीजें आप लोथल में ध्यान रखोगे सबसे ज्यादा। अगली जो हमारी साइट है ये है कालीबंगा। देखो कालीबंगा का मतलब ही है क्या है, इसी वजह से इस साइट का नाम कालीबंगा रख दिया गया, क्योंकि यहां पर बंगा मतलब बेंगल, और बेंगल का मतलब चूड़ियां। चूड़ियां, यहां पर हमें चूड़ियां मिली हुई हैं, और कैसी चूड़ियां मिली हुई हैं, काली चूड़ियां मिली हुई हैं। इस वजह से इस जगह का नाम क्या रख दिया गया, कालीबंगा रख दिया गया। यह जगह कहां पड़ती है, यह हमारे भारत में श्री गंगानगर पड़ता है, राजस्थान के अंदर। और ये जो साइट है, इस साइट में हमें कई सारी जली और पकी हुई चूड़ियां मिली हुई हैं। देखो चूड़ियां हमें यहां पर कई चीजों की मिली हुई है। यहां पर हमें तांबे की चूड़ियां भी मिली हुई हैं, ठीक है। यहां पर हमें मिट्टी की भी चूड़ियां मिली हुई हैं, ओके। तो ये जो हमें तांबे और मिट्टी की चूड़ियां मिल रही हैं, तांबा होगा उसको भी पकाना पड़ेगा आग में, और मिट्टी होगी उसको भी आग में ही पकाना पड़ेगा। तो कुछ पकी हुई चूड़ियां मिली है, मतलब अच्छी कंडीशन में मिली है, और कुछ आप देख सकते हो जली हुई चूड़ियां भी मिली हुई हैं। इस वजह से इस जगह का नाम कालीबंगा रखा गया है। यहां पे नदी बहती है घग्गर, और 1961 में इसकी खुदाई करी गई थी, और इसके एस्केवेटर दो लोग थे, एक थे ब्रिजबासी लाल और दूसरे थे बीके थापर। तो यहां पर देख लो, यहां पर हमें फाइंडिंग्स मेन क्या मिली हुई हैं। वैसे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहां पर ध्यान रखना है कि चूड़ियां ही आपको मिली हुई हैं। साथ में फायर अल्टर हमें यहां पर भी मिली हुई है, मतलब पूजा की बेदी, और छोटे बड़े गोलाकार गड्ढे जिनमें बड़े कलश और मिट्टी के बर्तन के साथ ऊंट की हड्डियां मिली हुई हैं। मतलब कहने का कि कालीबंगा वो साइट है राजस्थान के श्री गंगानगर में, जहां पर हमें थोड़े से गड्ढे के अंदर एक घड़ा, और घड़े के अंदर छोटे बड़े और बर्तन, और साथ में ऊंट की हड्डियां मिली हुई हैं। इसका मतलब क्या है कि लोग तंत्र विद्या भी जानते थे। इस टाइम पर लोग तंत्र मंत्र, झाड़ फूंक, ये सारी चीजें, टोटके टोने इस साइट में भी जाना करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता में भी। तो ऐसा नहीं है कि लोग केवल पूजा पाठ ही जाना करते थे, लोग तंत्र मंत्र भी जाना करते थे। ये सारी अनोखी चीजें भी हमें यहां पर मिली हुई हैं, और साथ में शिवलिंगम हमें यहां पर मिला हुआ है। लॉर्ड शिवा का जो प्रतीक बोला जाता है, शिवलिंग आप जिसको बोलते हो, वो हमें यहां से मिला हुआ है। कहां से, कालीबंगा से। अगली जो हमारी साइट है, बहुत ज्यादा साइट नहीं है, 2-3 साइट और बची हुई है। नेक्स्ट है धोलावीरा। धोलावीरा जो पड़ती है, ये गुजरात के रन ऑफ कच्छ में पड़ती है। कच्छ तो पता है ना, पूरे भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और अगर आपसे मैं पूछूं पूरे भारत का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो है पुडुचेरी का माहे डिस्ट्रिक्ट सबसे छोटा है। यहां पर घग्गर नदी बहती है, और इसके खनन करता है जेपी जोशी। 1960 में इसकी खुदाई करी गई थी। अब देखिए फाइंडिंग्स यहां पर क्या क्या मिली हुई है धोलावीरा में। धोलावीरा में एक जो हमें इंपॉर्टेंट चीज मिली हुई है, वो ये मिली हुई है, देखो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में 2 तरीके के आर्किटेक्चर बनाए गए हैं। मतलब कहने का कि एक रहने के लिए और एक बड़े बड़े बनाए गए हैं। ये इस पर्पस से बनाए गए थे कि ये कॉन्फ्रेंस हॉल हुआ करते थे, जो कि कॉमर्शियल पर्पस से यूज किए जाते थे। दोनों में अंतर आप देखिए आपके सामने है। जहां पर ये लोग रहा करते थे घर बनाकर, वहां पर ये लोग लाल ईंटों का यूज कर रहे हैं। देखो ये सब लाल ईंटों का यूज किया जा रहा है। और जहां पर कॉमर्शियल प्लेसेस ये लोग बना रहे हैं, वहां पर आप देखो बड़े बड़े पत्थरों का यूज कर रहे हैं। ये बड़े बड़े चट्टानों के पत्थर है। बात आ रही है समझ? तो अब देखो इन लोगों को कितना आइडिया हुआ करता था कि हमें घर पे रहना है, वहां पे वैसा यूज नहीं है, इतने ज्यादा लोग घर के अंदर नहीं होते हैं, तो थोड़ा सा आपका मतलब टेम्परेरी दीवार भी चल जाएगी, पतली दीवारें भी चल जाएंगी। लेकिन आप देखिए जिसको कॉमर्शियल प्लेस ये लोग बनाते थे, वो कितनी चौड़ी दीवारें बना रहे हैं, और साथ में बड़ी बड़ी पहाड़ियों से लाकर इन चट्टानों के पत्थरों से बनाया जा रहा है। तो आप सोचिए माइंडसेट क्या हुआ करता होगा वहां के लोगों का। साथ में एक चीज देखिए, इन घरों के बीचों बीच से ड्रेनेज सिस्टम निकल रहा है। भाई साहब, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर सबसे बेहतर अगर कोई चीज है तो वो है इनका ड्रेनेज सिस्टम। मतलब कहने का कि आज की डेट में आपके घर के आसपास कहीं नाली भर जाती है, कहीं कचरा हो जाता है, कहीं पे कोई गड्ढा भरा हुआ है, ये सारी चीजें इनके काम नहीं हुआ करते थे। ये लोग सबसे ज्यादा इसी पर ध्यान दिया करते थे पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में। देखिए है क्या, ये है भारत, ये है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब यहां पर समझिएगा कि पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो इनका ड्रेनेज सिस्टम है, ये लोग जो नालियां बनाया करते थे, नाले बनाया करते थे, वो ये लोग साउथ वेस्ट की तरफ बनाया करते थे। ऐसे हर घर से नाली निकली हुई है और साउथ वेस्ट की तरफ निकली हुई है। अब आप समझ जाओ क्यों, क्योंकि ये है अरेबियन ओशियन, अरेबियन सी के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं। पहले तो हिंद महासागर ही हुआ करता था, आज की डेट में अरेबियन सी हम लोग इसको बोलते हैं। तो अब आप समझ जाइए कि उनका दिमाग कितनी तेज हुआ करता था कि सभी के घरों से जो ड्रेनेज हुआ करता था वो साउथ वेस्ट की तरफ जाया करता था।
अल्टीमेटली क्या होगा कि साउथ वेस्ट की तरफ जाएगा तो सारा पानी आपका कहां जाएगा, अरेबियन सी में ही जाएगा। ग्राउंड वाटर भी अगर निकल कर आएगा, उभर के आएगा, कल को अगर जमीन भी धंसेगी तो ये वाली बिल्कुल किनारे वाली इधर वाली को जमीन को कुछ नहीं होने वाला। इतना बेहतरीन इनका ड्रेनेज हुआ करता था। साथ में एक चीज और, पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर मोहनजोदारो एक ऐसा शहर है जिसके अंदर हर एक घर के अंदर कुआं पाया गया है। अब आप समझ जाइए, हर एक घर के अंदर अपना पर्सनल कुआं मोहनजोदारो के अंदर हुआ करता था। यही रीजन है कि मोहनजोदारो को सबसे बेहतरीन या फिर आप बोल सकते हो मोस्ट अर्बन एरिया बोला जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ओके, अब देखो यहां से धोलावीरा से हमें और क्या क्या चीजें मिली हुई हैं। यहां पे हमें बैलगाड़ी चलाता हुआ एक न्यूड पर्सन मिला हुआ है, नग्न व्यक्ति मिला हुआ है, मतलब खिलौना, ये मत समझ लेना स्केलेटन मिला हुआ है, नहीं, खिलौना मिला हुआ है। ठीक है, साथ में जल संचयन और जलाशयों की संख्या हमें यहां पर काफी अच्छी मिली हुई है, और निर्माण के लिए चट्टानों का उपयोग, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर बताया। तो जो धोलावीरा साइट है, इससे हमें यह पता लगता है कि इनकी जो बिल्डिंग्स वगैरह थी ये कितनी बेहतरीन हुआ करती थी। आज की डेट में तो इतना लोग सोचते नहीं है, सीधे उठा के 4 मंजिला तान देते हैं। आप दिल्ली में आइए, यहां पर 50 गज में 5-5 मंजिल तान देंगे और उसके बाद पीजी में उठा देंगे। वहां पर ऐसा काम नहीं हुआ करता था, उन्हें पता होता था कि क्या चीजें सुटेबल हैं, कल को हमारे ऊपर ना आके गिर जाए बिल्डिंग। अगली साइट है आपकी बनावली। बनावली साइट कहां पड़ती है? यह हरियाणा के फतेहाबाद में आज की डेट में पड़ती है, और इसके खननकर्ता कौन है? यह है डॉक्टर आर.एस. बिस्ट। इसको कब से कब तक खुदाई करी गई? पहली बार इसकी खुदाई 1975 में करी गई और दूसरी बार 83 से लेकर 84 तक इसकी खुदाई करी गई। यहां पर हमें बहुत कुछ खास चीजें नहीं मिली हुई हैं। यहां पर हमें जौ मिली हुई है, ठीक है, वही जौ जो आप खाते हो, और साथ में टेराकोटा का हल मिला हुआ है, मतलब कहने का मिट्टी का बनाया हुआ हल मिला हुआ है। बस इतना ही हमें मिला हुआ है, बनावली से कुछ खास नहीं मिला हुआ है। मेन यहां पर लोकेशन ध्यान रखिएगा, और नदी यहां पर कोई बहती नहीं है आपकी बनावली में। अगला है आपका लरकाना डिस्ट्रिक्ट। लरकाना डिस्ट्रिक्ट पंजाब में पड़ता है और यह पाकिस्तान वाला हिस्सा है, ध्यान रखिएगा। इसके एक्सकेवेटर हैं आर.डी. बनर्जी। तभी देखिए इसकी खुदाई भी पहले हो चुकी है, 1922 में इसकी खुदाई हो चुकी है, और यहां पर सिंधु नदी बहती है, और यहां पर भी हमें जौ मिली हुई है, कुछ खास नहीं मिला हुआ है। तो ये जहां पर हमें कुछ खास नहीं मिल रहा है, उन साइटों में ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहां से बनेंगे, ऊपर से बनेंगे क्वेश्चन, फाइंडिंग से नहीं बनेंगे। लेकिन मोहनजोदारो में आपसे कभी यह नहीं पूछेगा कि कब खुदाई करी गई, या कभी यह नहीं पूछेगा किसने खुदाई करवाई। वो तो फिर बहुत इजी हो जाएगा, क्वेश्चन पूछ भी देगा हो सकता है, लेकिन ज्यादातर उम्मीद है कि मोहनजोदारो, कालीबंगा और आपका रोपड़ हो गया, इन सब में फाइंडिंग से क्वेश्चन बनाता है। और ये अब जितनी वाली साइट आ रही है जो कि कम फेमस है, इनमें ऊपर से क्वेश्चन करेगा यहां से कब खुदाई हुई और किसने करी, क्योंकि यहां पर फाइंडिंग इतनी ज्यादा नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट अगेन राखीगढ़ी। ये जो राखीगढ़ी है, ये हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में आपकी पड़ती है। ये एक ऐसी साइट है जहां पर आज भी खुदाई हो रही है, आज भी यहां पर खनन का कार्य चल रहा है। और आपको पता है पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे बड़ी अगर कोई साइट है तो वो राखीगढ़ी साइट है। इसके अंदर गांव के गांव, दर्जनों गांव नीचे निकल आए हैं, और आज भी भारत सरकार इसमें खुदाई कर रही है। लगातार गांव के गांव निकलते चले जा रहे हैं इसमें। 1997 से सन 2000 तक इसमें पहली बार खुदाई हुई थी। उसके बाद अभी पिछले 3 साल से खुदाई इसमें तब से निरंतर चल रही है, कंटिन्यू है। और इसके खननकर्ता कौन थे? ये थे अमरेंद्र नाथ। यहां पर हमें क्या क्या चीजें मिली हुई हैं देखिए। टेराकोटा व्हील मिला हुआ है, मतलब मिट्टी का बनाया हुआ पूरा एक पहिया हमें मिला हुआ है, बैलगाड़ी वाला। साथ में खिलौने मिले हुए हैं, ये भी मिट्टी के मिले हुए हैं। साथ में पॉटरी मिली हुई है, पॉटरी मतलब इस तरीके के बर्तन हमें मिले हुए हैं, और भी बर्तन आप देख सकते हो इस तरीके के बर्तन। अब देखिए जो बर्तन हमें राखीगढ़ी से मिले हुए हैं वो ऐसे भी मिले हैं और ऐसे भी मिले हैं। अब आप समझ जाइए, अब आप समझ जाइए लोगों का माइंडसेट देखिए। इन बर्तनों को साफ देखकर पता लग रहा है कि ये खाने पीने वाले बर्तन हैं, और इन बर्तनों को साफ देखकर पता लग रहा है कि ये खाने पीने वाले बर्तन नहीं है, या तो कोई और यूज में लाए जाते थे, या तो फिर ये आपके साजो सज्जा के लिए यूज किए जाते थे। अब मुझे बताइए आज की डेट में आप ऐसे जग से पानी पी सकते हो क्या कि जिसमें छेद हो बीच में? ये छेद हो गए जिस जग में तो उसमें आप पानी पी सकते हो क्या? और आगे पता लगा है तोता बना हुआ है, तोता बना के जग में पानी पियोगे क्या? तो वो जो ये जो आपका जग है, ये जग हमें ये बता रहा है कि एक्चुअली ये जग नहीं है, जग के आकार का है। यहां पर क्या है देखिए, अंदर इसके दिया जला दिया जाता था, और क्योंकि जब कोई लौ जलती है तो उसको जलने के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए। अगर पूरा आप ढक दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से बंद हो जाएगी, तो इस वजह से देखिए झरोके बनाए गए हैं।
ताकि दिया जलता रहे। तो एक तरीके से लालटेन के पर्पज से इसका यूज किया जा रहा है। दिमाग देखिए आप लोगों का, क्या बेहतरीन दिमाग हुआ करता था उस टाइम पे भी। और अपने जो खाने पीने वाले बर्तन है वो तो अलग से आपको दिख ही रहे हैं। तो ये जो आपको मेन बर्तन मिले हुए हैं ये सब राखी गढ़ी से ही मिले हुए हैं। साथ में यहां पर हमें मूर्तियां मिली हुई हैं, काफी बड़े आकार की भी, छोटे आकार की भी, और मिट्टी के कई सारे बर्तन छोटे बड़े आकार के हमें मिले हुए हैं। ये जो आपको नीचे दिख रहे हैं ये मिट्टी के टेराकोटा हैं, इन्हीं को बोलते हैं खिलौने। ये खिलौने वहां के बच्चों के लिए खेलने के लिए बनाए गए थे। तो राखी गढ़ी ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एट लास्ट आपकी बिल्कुल आखिरी साइट है, ये है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो पूर्व वाली ये मेरठ वाला हिस्सा, उत्तर प्रदेश मेरठ वाला हिस्सा, इसको आलमगीरपुर के नाम से जाना जाता है। इसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। नदी यहां पर हिंडन बहती है और 1958 में इसकी खुदाई करी गई। और इसकी खुदाई भी वाईडी शर्मा, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा करी गई है। और यहां पर हमें चीजें क्या मिली हुई है, कुछ खास चीजें नहीं, यहां पर हमें अन्नगार तो मिला ही हुआ है और साथ में गर्त पर कपड़े का प्रभाव मिला हुआ है। गर्त पर कपड़े का प्रभाव का मतलब समझ रहे हो, काफी नीचे खुदाई किए जाने पर एक कपड़ा मिला हुआ है, ठीक है, और वो कपड़ा बुना हुआ कपड़ा है। इससे हमें पता लगता है कि बुनाई वगैरह बहुत अच्छे से लोग जाना करते थे और बुने हुए कपड़ों का बहुत प्रचलन पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ करता था। अब समझो क्वेश्चन आपके कैसे बनेंगे। एक लास्ट साइट और आप लोग देख लो, सूक्त गेंदर। सूक्त गेंदर पता है इंपॉर्टेंट क्यों है? ये देखो, ये भारत का पश्चिमी तरफ वाला मैप है। ये देखिए गुजरात है, ठीक है, और ये देखिए यहां से इंडस नदी है, तो मतलब ये आ गया पाकिस्तान, ठीक है। अब देखिए ये वाली साइट आपकी सूक्त गेंदर है, ये सूक्त गेंदर है। तो सूक्त गेंदर क्या है? डॉक हुआ करता था, सबसे बड़ा डॉक हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, मतलब सबसे बड़ा पोर्ट हुआ करता था ये। और यहीं से जहाज से इधर फारस से लोग आया करते थे, मतलब ईरान से लोग, मेसोपोटामिया से लोग यहीं से जहाजों के थ्रू आया करते थे और यहीं पर अपने जहाज रोकते थे और यहां से चढ़ जाते थे, फिर इंडस नदी को पार करके इधर आ जाते थे और व्यापार करते थे, फिर चले जाते थे, यहां तक अपना सामान लाते थे, उसके बाद फिर जहाजों के थ्रू इधर चले जाते थे अपने देश में। बात आ रही है समझ? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा जो डॉक है दैट इज कॉल्ड सूक्त गेंदर। इसका जो हमने खनन किया है 1927 में किया था और ये आरएल स्टीन के द्वारा इसकी खुदाई करी गई थी। ये कहां पर पड़ता है? ये आपका बलूचिस्तान और दास्त रिवर के पास पड़ता है। यहां पर आपका बलूचिस्तान बॉर्डर भी लग जाता है ना, तो ये दास्त नदी आकर यहीं पर गिरती है। क्लियर? बात आ रही है समझ? दिस वॉज द ट्रेड पॉइंट बिटवीन हड़प्पा एंड बेबीलोन टू मेच्योर फेज। मतलब यहां पर कहने का मतलब कि इनसे जितना भी हमारा व्यापार हुआ करता था मेन इसी पोर्ट से हुआ करता था। आज की डेट में इस पोर्ट को कराची पोर्ट के नाम से जाना जाता है। यहीं पर पाकिस्तान ने अपना कराची पोर्ट बना रखा है। बात आ रही है समझ? अब देखिए कुछ आपसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये तो पूरा मैप है, इतनी सारी साइट है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट साइट हमें पढ़नी होती है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है। एक क्वेश्चन आपसे लगातार पूछता है मोस्ट पॉपुलेटेड साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आपसे पूछता है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली साइट कौन सी थी, तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र की दैमाबाद। मतलब कहने का कि ये है भारत, ठीक है, तो ऊपर से नीचे तक यहां तक बताया था ना, तो महाराष्ट्र का ये साउथ पॉइंट जहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो रही है, यहां पे इसकी बात हो रही है। दायमाबाद में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हुआ करती थी। दूसरा क्वेश्चन, मोस्ट मॉडर्न साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा साजो सज्जा, सबसे ज्यादा संपन्नता कहां पर हुआ करती थी? मोहनजोदारो में हुआ करती थी। आकर्षण का केंद्र रहा करता था ये शहर। बिगेस्ट साइट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपसे पूछे सबसे बड़ी साइट कौन सी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो आपका आंसर होगा राखीगढ़ी, हरियाणा का हिसार। और अगर आपसे पूछता है लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो लार्जेस्ट सिटी में आपको मोहनजोदारो लगाना है। अगर लार्जेस्ट साइट पूछेगा तो आपका आंसर होगा राखीगढ़ी। साइट के अंदर कई सारे शहर और गांव आ जाते हैं, और केवल एक शहर की जब बात करें तो मोहनजोदारो इज द राइट आंसर। करीब 300 हेक्टेयर में फैला हुआ अकेला शहर है मोहनजोदारो। आपसे कई बार पूछता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हुआ करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे, ये कौन सी धातु के बारे में नहीं जानते थे? ये सोने के बारे में जानते थे, चांदी के बारे में जानते थे, तांबा, ब्रोंज, इन सब के बारे में जानते थे, लेकिन ये लोहे के बारे में नहीं जानते थे। बात आई समझ? तो आपको ध्यान रखना है, लोहे के बारे में आईवीसी पीपल नहीं जानते थे,
लोहे के साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। एट लास्ट आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है, इंडस वैली पीपल हैड ट्रेड रिलेशन विद, मतलब इनके जो व्यापारिक रिलेशन थे सबसे ज्यादा वो किससे थे? वो मेसोपोटामिया से थे। मेसोपोटामिया मतलब ईरान वाला वो हिस्सा जहां पे थे, फारस वाला हिस्सा, ठीक है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल पूछे जाएंगे। विश्वास मानो आप आराम से अब आप क्वेश्चन कर लोगे अगर आपको टॉपिक समझ आ गया है तो, ठीक है। तो आज की बात यहीं तक रखेंगे, बाकी बातें कल करेंगे। कल फिर से हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई भी आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, कोई भी पीडीएफ नहीं मिलेगी, ओके, केवल क्लास मिलेगी। सुल्तान तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन सुल्तान बनने के लिए गर्दन और इरादे दोनों मजबूत होने चाहिए। और एक बार नौकरी मिल जाए तो तुम भी कह देना फिर जिससे कहना हो। ऐसा है ना, अब हम वो गुड्डू नहीं रहे जो लिबिल लिबिल किया करते थे। हमारी मम्मी चाहिए फुल इज्जत, समझे। और भैया यहां रहना है तो एक नाम याद कर लो, गुड्डू पंडित, बबलू पंडित। आज की बात यहीं तक। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। ध्यान रखिए अपना। कल की क्लास में मिलते हैं। कल की क्लास एक बार देख लो यार। आज हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन हो चुकी है 1 मार्च। दूसरी कल जो 2 मार्च है, कल हम लोग मिडवल का रिवीजन करेंगे। ध्यान रखिए मिडवल में एक चीज छोड़ दी है मैंने, मुगल काल मैं आपको 9 मार्च को पढ़ाऊंगा, मुगल अंपायर 9 मार्च को पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन मिडवल आपको कल पढ़ा रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि कल की क्लास में मैं आपको दिल्ली सल्तनत और अर्लियर मिडवल का रिवीजन कराऊंगा। मुगल छोड़ दूंगा, मुगल अकेला आपको पढ़ाऊंगा, नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी यार, ठीक है। चलो आज की बात यहीं तक। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल। अपना ख्याल रखिए, इसी तरीके से प्यार बनाए रखिए, ठीक है। बाय। और सुल्तान को मोहब्बत बख्शो यार, मोहब्बत इतनी कम क्यों है? सुल्तान को मोहब्बत बख्शो।